कीजिएगा, नहीं तो मैं घबरा जाऊंगी। वैसे भी हमारा सत्र 12:15 से 1:45 तक था, तो हम समय लेने के हकदार हैं थोड़ा सा। मैं हबीब तनवीर की लोक चेतना पर अपनी बात केंद्रित करूंगी। ये पर्चा मेरा जितना समय लेगा मैं उतना ही समय दूंगी, उससे अधिक नहीं। नाटक एवं रंगमंच के इतने लंबे इतिहास में हबीब तनवीर का होना आश्वस्त की तरह है। मैं यहाँ हबीब तनवीर की लोक चेतना या लोक संबंधी उनकी पक्षधरता के संदर्भ में अपनी बातचीत केंद्रित करूंगी। पिछले दिनों हबीब तनवीर को जितना पढ़ा उसमें मुझे उनका सबसे मजबूत पक्ष लोक की अभिव्यक्ति ही लगी। यह अभिव्यक्ति उनके नाट्य लेखन एवं रंगमंच पर उसके अभिनय दोनों में दिखाई देती है। यद्यपि हबीब तनवीर के समय में कई अन्य नाट्य शैलियां भी मौजूद थीं और बहुतों का रुझान उन शैलियों की तरफ था, जैसे पारसी शैली के थिएटर, आधुनिक शैली और परंपरावादी शैली। आधुनिक शैली को हबीब तनवीर साहब औपनिवेशिक शैली के रंगमंच की भद्दी नकल कहते थे, इसलिए उन्होंने उस परंपराशील रंगमंच का प्रयोग किया। लेखन में भी उन्होंने उस अभिजात्य वर्गीय विषय वस्तु को, उसके टूल्स को, जैसे जो नाट्यशास्त्र के आधार पर बनते हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी आदि, इन सभी का प्रयोग उनके मूल नाटकों में नहीं दिखाई देता। यह औपनिवेशिकता एवं आभिजात्य दोनों का नकार उनके लोक पक्ष को सामने लाने के लिए उन्होंने अपने लोक पक्ष को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने जिन नाटकों को मंचन के लिए चुना उससे भारतीयता को सामने लाने एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए ही चुना। जिस लोक शैली का आगमन भारतेंदु के प्रहसन अंधेर नगरी में सहसा होता है या अचानक आ जाता है, उसका प्रयोग हबीब तनवीर ने सायासी अपने नाटक में किया। आधुनिक रंगमंच के विषय में उन्होंने यह भी कहा कि उसका भारतीय जनमानस से कोई वास्ता नहीं है। उस रंगमंच एवं नाटकों में आम भारतीय जनमानस की जीवन स्थितियों का प्रस्तुतिकरण नहीं होता, न ही उनके सौंदर्य बोध, भाषा, जीवन शैली ही कहीं स्थान पाती है। यद्यपि उनकी परंपराशील शैली के संदर्भ में यह भी आशंका व्यक्त हुई कि कहीं इसके साथ परंपरावादिता, भारतीयता के मोह में अप्रगतिगामी रूढ़िवादिता, अवैज्ञानिकता एवं अतार्किक सोच को बढ़ावा न मिले। लेकिन एक दृष्टि संपन्न लेखक कलाकार अपने क्रिटिक भी स्वयं ही रचता है, उसके भीतर एक आलोचनात्मक विवेक भी साथ साथ सक्रिय रहता है। हबीब तनवीर की हठधर्मिता ही कह लें कि उन्होंने अपने रंगमंच पर नाटकों में क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय कलाकार एवं लोक से ही विषय वस्तु का चयन किया है। कई बार अपने प्रयोग में असफल होते रहे हैं, लेकिन बार बार उनको अपने प्रयोगों के जरिए सुधारने की कोशिश भी करते रहे हैं। असफलता से उन्होंने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। यह जो उनकी शैली, भाषा एवं वस्तु के विषय में मैंने कहा, अब उसको यहाँ आगरा बाजार एवं चरणदास चोर के जरिए मैं समझना चाहती हूँ। चरणदास चोर नाटक की शुरुआत एक सामूहिक लोकगीत जो छत्तीसगढ़ी में है से होती है। सभी पात्र मंच पर छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ वहाँ के गीतों की शैली में प्रस्तुत होते हैं और इस बात को लगभग अप्रासंगिक सिद्ध कर देते हैं कि लोक की परंपरा में रूढ़वादिता, अवैज्ञानिकता के बने रहने की संभावना रहती है। वे इस क्रम में भारतीयता की भी तलाश करते हैं और उस परंपरा में जो जोड़ने वाले सूत्र हैं उसको खोज निकालते हैं। संस्कृत के अनेक नाटकों का रूपांतरण कर उसे मंच पर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि मृक्षकटिकम, मिट्टी की गाड़ी के नाम से उन्होंने उसका मंचन किया, दुर्योधन आदि। और भारतीयता एवं लोक रंगमंच का प्रयोग वे तब कर रहे हैं जब वे देश दुनिया के रंगमंच, उसकी शैलियों एवं विषय वस्तु से परिचित हैं। तभी वे अपने जड़ों के रंगमंच की ओर उन्मुख होते हैं। वे कथावस्तु, पात्र एवं दर्शक को अलगाते नहीं हैं, हमेशा ही इसे एक कड़ी में ही आगे बढ़ाते हैं। चरणदास चोर नाटक के विषय में सभी जानते होंगे। नाटक ना सही, फिल्म तो लगभग लोगों ने देखी ही होगी। इस नाटक में लोक की न्यायिक चेतना भी स्पष्ट होती है। हमने अनेक लुटेरों एवं डाकुओं के विषय में यह सुना है कि वे अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। चरणदास भी इसी श्रेणी का, लेकिन बहुत अदना सा, मामूली सा चोर है। हंसी हंसी में चरणदास अपने गुरु के सम्मुख प्रण लेता है कि वह झूठ बोलना छोड़ देगा और छोड़ भी देता है, और यही उसका सत्य बोलना उसके प्राण का घातक बन जाता है। पूरे नाटक में गजब का हास्य बोध मौजूद है, लेकिन उसका क्रिटिक भी साथ साथ चलता रहता है। चरणदास चोर के प्रति लोक विश्वास है। इस नाटक में हास्य के साथ व्यंग भी मौजूद है। सामूहिक गीत चलता है,
छोटे छोटे चोर को ले जावे धई के, बड़े बड़े चोर को डर जावे देख के। तो ये बड़े बड़े चोर कौन है यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। जब नाटक वहां पहुंचता है जहां पहुंचने के लिए पूरी कथा बुनी गई है, तो मैं एक पाठक के रूप में अनड़ित रह जाती हूँ। यह भी हो सकता था कि रानी अपने प्रेम प्रणय को जनता के सामने आने देती और स्वयं से संघर्ष करती, चरणदास बच जाता। लेकिन एक लेखक की क्या दुविधा रही होगी और कितनी रही होगी, यहाँ समझा जा सकता है। आगरा बाजार नाटक के केंद्र में नजीर अकबराबादी को रखा गया है। लेखक ने इस नाटक की भूमिका में बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन क्या नजरिया है हबीब तनवीर साहब का, क्योंकि नजीर अकबराबादी की शायरी नज़्में आज भी इसी भारतीयता को अभिव्यक्त करती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति पूरे सृजन काल के दौरान हबीब तनवीर खोजते रहे, करते रहे। यदि यहीं ठहर कर थोड़ा आगरा बाजार नाटक के विषय में बात करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाएगी कि हबीब तनवीर का दृष्टिकोण कितना प्रयोगात्मक रहा, इसी सिलसिले में जोखिमपूर्ण भी। यह नाटक लंबे समय तक बदला जाता रहा, पात्रों के हिसाब से संवादों में, दृश्यों में बदलाव होता रहा, उसमें नए नए दृश्य जोड़े जाते रहे। हबीब तनवीर लिखते हैं कि इसके मंचन में असली पात्र थे, पान वाला भी असली था, कबाड़ी वाला और आदि अनेक पात्र असली फकीर थे जो मंच पर गा रहे थे। लोक शैली का नाटक अपने समय के जटिल यथार्थ को बड़े आसानी से अभिव्यक्त कर देता है। नाटक के पहले ही अंक में फकीर नज्म सुनाते हैं, उसका एक बंद यहाँ मैं कोट कर रही हूँ। जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोटी की मुश्किलात। किसी किसी के दुख को, किस किस के दुख को रोइए और किस किस की बात कहिए, रोजी के अब दरख्त का मिलता नहीं है पात। तो लड्डू वाला ढेले के छह बेच रहा है, तो सहसा अंधेर नगरी याद आता है। इस आगरा के बाजार में सब तो है, लड्डू वाला, खरबूज वाला, मदारी वाला, तस्किरा नवीस, पान वाला, लेकिन कनमैलिया वाला भी है, जो न क्रेता है न विक्रेता, जिसके होने से ना होने से बाजारी संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके होने से हबीब तनवीर साहब के नजरिए का अवश्य पता चलता है। इस बाजार में रोटी ही केंद्र में है, रोटी के लिए सभी टहल रहे हैं और रोटी कनमैलिया वालों को भी चाहिए। यह किसी संभ्रांत का रंगमंच कैसे हो सकता है? यह आम भारतीय का ही रंगमंच है। पूछा किसी ने यह किसी कामिल फकीर से, ये मेहरोमा हक ने बनाए हैं कौन के? वह सुन के बोला बाबा खुदा तुमको खैर दे, मह तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। लोक में ही यह बात कही जाती है कि भूखे भजन न होए गोपाला, लैला आपन कंठी माला। यही है अभावग्रस्त, भूख से व्याकुल आम भारतीय जन के पीड़ा की कविता। यही हो सकता है उसका रंगमंच भी। बाजार में जितने भी व्यापारी व्यवसायी हैं, सब पर मंदी की मार पड़ी है, लेकिन बाजार का पूरा दृश्य जीवंत है, जगह जगह परिहास है। लड्डू वाला ककड़ी वाले से कहता है, अब तू जास्ती जबान तो चला नहीं, नाक की फुन्नंग में दम कर रखा है। बाबा अम्मा बाबा करके मर गए, अब हम आफत में फंस गए। ककड़ी वाला कहता है, मरखेज करता है, खुदा की कसम यह अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता होगा। यही हास परिहास, यही भारतीय आमजन की चीमर जिजीविषा, यही सामूहिकता, उसके गीत संगीत, उसकी अपनत्वपूर्ण भाषा ही उसे बचाता है। हबीब तनवीर ने अपने लोकवादी आस्था एवं पक्षधरता के चलते फारसी एवं उर्दू के विवाद को भी जगह दिया है। उर्दू एवं अंग्रेजी अखबार वाले संवाद के जरिए भविष्य के भारत की खिड़की भी खोलते हैं। नाटक में न्यायिक ताकतें हैं, सत्ता है, पुलिस है, कचहरी है। वैसे जैसे अंधेर नगरी में दरोगा बेश्या द्वारा तथाकथित किए गए अपमान का बदला लेने के लिए, बाजार में हुए फसाद के लिए शोहदे को गिरफ्तार कर लेता है। इस पूरे नाटक में जो दृश्य मेरे सबसे करीब है वह है नजीर की नवासी, जो एक छोटी बच्ची है। उलझते हुए वह मंच पर बार बार आती है और गुनगुनाती है, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन, क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। तो कहने और सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या कहूँ, बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जा चुका है। शायद मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया होगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।